हेलो बच्चों, हमने लास्ट टाइम मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी को हम आगे भी डिस्कस करेंगे बेटा ब्रॉड लेवल पे, बट एक मेन डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट के पार्टिकल्स को आपस में कोलाइड होना पड़ता है, आपस में टकराना पड़ता है, तभी जाकर के उनसे प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। और हमने पढ़ा था एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होते हैं एक साथ, जिनसे प्रोडक्ट बनता है, तो उसको मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड विद ईच अदर इन द रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट नोन एज मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोलिकुलरिटी बोलते हैं। फिर ये कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, यानी कि जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती है, एलिमेंट्री एक स्टेप में होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होती है। एक से ज़्यादा स्टेप में जो रिएक्शन होती है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि सबसे स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है। जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और स्लोएस्ट स्टेप के लिए हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म पता होना चाहिए। और रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल बताए थे। ये प्रैक्टिकल होता है बेटा, ये थ्योरेटिकल नहीं होता है। हम लोग या कोई भी किसी भी रिएक्शन का 100% या सभी रिएक्शन का 100% मैकेनिज्म प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो कुछ ही एग्जांपल है जो हमने डिस्कस किए थे। बट अगर हमारे पास मान लो कोई रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ है, तो हम क्या करते हैं, उनकी पावर को सम करके वहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं। तो हम लोगों ने एक वर्ड सुन रखा है बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। क्लियर होगी बात ये? अब हमें करना क्या है, रेट कांस्टेंट को डिस्कस करना है। हमने रेट कांस्टेंट पढ़ा था बेटा, ठीक। अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, और वो किसके लिए निकालनी है? जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए या सेकंड ऑर्डर के लिए। अपने सिलेबस में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही है बेटा, तो हम डिस्कस करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर मान लो मैं जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालता हूं, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा, कोई ना कोई इक्वेशन पता होनी चाहिए। ऐसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर मान लो मैं रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला वैल्यू निकालता हूं, तो मुझे उसके लिए कोई ना कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इन सब के लिए रेट कांस्टेंट, हाफ टाइम पीरियड, इन सब के फॉर्मूले ड्राइव करेंगे बेटा। फिर इन सब के फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखो, आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। मैंने आपको बताया ऑर्डर को फाइंड आउट करने का हमारे पास एक ही मेथड है कि आपको रेट लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन दे रखी हो। रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन है उसमें आपको रेट की वैल्यू गिवन होगी, तो रिएक्टेंट की पावर को ऐड कर लेना, अल्फा प्लस बीटा, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। लेकिन रिएक्शन में हमें जो भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं उसमें मोस्ट ऑफ हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन होता है, या फिर हम रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता लगा लेते हैं कि जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, ऐसे। नहीं तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें कहता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट निकालिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट निकालिए। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, इनके लिए रेट कांस्टेंट की कुछ इक्वेशन बनानी है, कुछ फॉर्मूले ड्राइव करने हैं, और इन फॉर्मूलों को हम इंटीग्रेटेड फॉर्मूले बोलते हैं। इंटीग्रेटेड फॉर्मूले वो होते हैं जिनमें इंटीग्रेशन का यूज होता है। तो आपने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में वर्ड सुना होगा, तो हम उसका यूज करके चलेंगे। ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारा टॉपिक क्या है बेटा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर। बेटा इस चैप्टर में क्वेश्चन
जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर या फिर कोलिजन थ्योरी जो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताएगी, इस पे आते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से समझना है, ठीक है। हमें करना क्या है, जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बनानी है बेटा। उसको पहले हम ड्राइव करेंगे, उसका फॉर्मूला बनाएंगे, फिर मैं उसके ऊपर आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा, फिर मैं उसको ग्राफ के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो हम सारे डिस्कस करेंगे बेटा। क्लियर होगी बात है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जीरो ऑर्डर के लिए। हमने जनरली ये पढ़ रखा है कि जो किसी भी रिएक्शन का रेट होता है वो के और ए की पावर एन होता है, वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है बेटा, ठीक। और रेट अगर मान ले ए क्या है बेटा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, यानी हम क्या लेके चल रहे हैं भाई, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, हम ये इक्वेशन लेके चल रहे हैं कि ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट हमने ए लिया, ए से प्रोडक्ट बन रहा है। अब रेट क्या होता है, अगर इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिखें, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई डी टी इजकल टू के, और ए की पावर क्या होगी बेटा, जीरो। जीरो क्यों, फोर जीरो ऑर्डर दैट इज एन इजकल टू जीरो। जीरो ऑर्डर के लिए एन क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक। अब उसके बाद देखें तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इजकल टू के, किसी की भी पावर जीरो क्या होती है, वन हो जाता है बेटा, इनटू में वन, ये आ गया। अब देखो दो वेरिएबल है, एक डी ए और एक डी टी है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो डी ए इजकल टू के डी टी बेटा, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक। अब मैं माइनस को चेंज कर रहा हूं, माइनस में यहां लगा देता हूं, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इजकल टू के इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो बेटा ए आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के टी प्लस में सी। यहाँ जो सी है बेटा, ये क्या है, एक कांस्टेंट होता है, इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी क्या है बेटा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ये वैल्यू जब भी आप इंटीग्रेशन सोल्व करते हो बेटा, अगर मैं बात कर रहा हूं इंटीग्रेशन की, जब भी आप इंटीग्रेशन सोल्व करते हो तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है जिसको हम मैथमेटिक्स में आई का नाम देते हैं, यहां पर हम क्या दे देते हैं, सी का नाम दे देते हैं। फिर हमें क्या करना पड़ता है, सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। इस सी की वैल्यू, पहले मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, ध्यान रखना इस इक्वेशन को। अब मुझे सी की वैल्यू पुट करनी है, उसके लिए मुझे कुछ छोटी छोटी बातें समझना जरूरी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे ध्यान से। यहां मैं ये साफ कर रहा हूं, आपको पता चल गया होगा। देखना, जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये फर्स्ट ऑर्डर में भी यूज होगा, सभी जगह यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर मैं बात करता हूं बिल्कुल इनिशियल की, यानी कि जब रिएक्शन होती है इनिशियल, जब टाइम क्या है बेटा, जीरो, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट क्या बढ़ता है, जीरो बढ़ता है। तो हम इसकी कंसंट्रेशन को ए नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, ए नोट से, या फिर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई, जस्ट रिएक्शन स्टार्ट हुई है, यानी कि प्रोडक्ट नहीं है, तो उस टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो बेटा ए नोट होती है, क्लियर है, या उसको स्मॉल ए मानते हैं। एट एनी टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से, फॉर्मूले बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। किसी भी टाइम पे मान लेते हैं बेटा ये x बढ़ गया, तो ये कितना बचेगा, a माइनस एक्स। तो अब मैं इसको लिखूंगा बेटा a से, तो a का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम, यानी कि जब कुछ न कुछ प्रोडक्ट बन गया
उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन होगी उसको ए बोलेंगे। क्लियर होगी बात? ये यहां तक समझ में आ रही है? तो ये बात क्लियर होगी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये A-X हो। अगर मान लो कोई रिएक्शन 50% हो जाए फॉर हाफ टाइम के लिए, हाफ टाइम रिएक्शन का मतलब क्या है? 50% कंप्लीटेड। जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है, तो एक पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये हमारा, ठीक है। अब क्या होगा? रिएक्शन 50% कंप्लीट होगी तो प्रोडक्ट कितना बन चुका होगा? A/2। तो रिएक्टेंट भी क्या बचेगा? A/2। अब इसको भी क्या लिखेंगे? A। तो A का मतलब क्या है बेटा? ध्यान से समझना। A का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट टाइम। तो इस टाइम पे इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, A0/2, क्योंकि A का मतलब क्या है बेटा? A0। तो A0/2 इसको लिख देंगे हाफ टाइम पीरियड के लिए। कन्फर्म बात है? तो यानी कि A जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट दैट टाइम। अगर आप 0 टाइम पे लेके चल रहे हो, यानी कि T0 है, तो इसका मतलब A किसके बराबर हो गया? A0 के। ठीक है बेटा? यानी कि 0 टाइम पे A किसके बराबर है? A0 के। T टाइम पे A किसके बराबर है? A-X या A0-X के। ठीक है, A की जगह A0 पुट कर दो, A0-X। और हाफ टाइम पे A किसके बराबर है? A/2, यानी कि A0/2 के। ये बात क्लियर हो गई? जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो प्रोडक्ट नहीं बढ़ता है, बिल्कुल 0 होता है। अगर रिएक्शन मान लो T टाइम पे गई, प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बड़ा होगा, तो रिएक्टेंट A-X बचेगा, उसको A से लिख देंगे। हाफ टाइम पे प्रोडक्ट A/2 बन गया होगा, तो रिएक्टेंट भी A/2 बचेगा, उसको भी A से लिखेंगे। तो A जनरली रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम। क्लियर है बात? अब यहां पर भी क्या है बेटा? A लिखा हुआ है, तो अब मैं क्या करूंगा? A की वैल्यू निकालूंगा। एक बार सभी इसको नोट करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है? अब देखेंगे, अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं बेटा। वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम ऐसे करते हैं, इनिशियली व्हेन T = 0। अभी ध्यान दो, जब T = 0 था, दैट मीन्स A = A0। A किसके बराबर था बेटा? A0 के। पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो A की जगह क्या पुट कर दोगे बेटा? A0 = माइनस के T क्या है बेटा? 0, प्लस में क्या आ गया बेटा? C या I भी लगा सकते हो, C भी लगा सकते हो। तो यानी कि यहां से जो कांस्टेंट है C, वो किसके बराबर हो गया? A0 के। तो इसका मतलब क्या हो गया? C की वैल्यू पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। हम कंडीशन लगाते हैं, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, फिर इस कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन क्या बन गई बेटा? A = -KT + A0। और मुझे KT के लिए सोल्व करना है, इसको इधर ले जाओ। KT = A0 - A और K = 1/T A0 - A। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया, जो किसके लिए है बेटा? हमारा मेनली 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला। और ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 2। क्लियर है बात? ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, वैल्यू 0 है, तो यहां से एक्चुअल में क्या आ जाएगा? रेट = K, इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि A0 क्या हो जाता है? 1 हो जाता है 0 ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ की वजह यहाँ लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना रहे। रेट = K। तो एक पॉइंट ये भी है, तो यानी कि 0 ऑर्डर पे जो रेट होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट होता है, कोई डिपेंड नहीं कर रहा। तो मैं इस पे ग्राफ बनाऊंगा, तो एक इक्वेशन इस पे ग्राफ बनेगा, एक इस पे ग्राफ बनेगा। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूं फॉर हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है बेटा? जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है,
और रिएक्शन 50% कंप्लीट होगी तो टी क्या हो जाएगा, टी हाफ, ऐसे लिख देंगे या इसको ऐसे लिख देते हैं टी 50%। ठीक है बेटा, और ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी बताया था मैंने, ए नोट बाई 2। तो अगेन पुट कर दो, इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूं थर्ड, ये मेन फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, अगेन पुट करो, पुट इन इक्वेशन थर्ड। अगर मुझे हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना है तो मैं टी को इधर ले जाऊंगा बेटा, तो यानी कि टी की जगह क्या आ जाएगा, टी हाफ इजकल टू 1/k, यहां के इधर आ गया, ए नोट माइनस ए की जगह क्या पुट कर दूंगा बेटा, ए नोट बाई 2, तो यानी कि टी हाफ इजकल टू ए नोट बाई 2 के एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके हमने क्या किया बेटा, सोल्व कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 4 हमारी। ये किसके लिए है, हाफ लाइफ पीरियड के लिए बेटा। यहां तक कोई दिक्कत है, एक बार देखेंगे, दोबारा से देखेंगे। जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू 0 रहेगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी ये खत्म हो जाएगी। इसका मतलब रेट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट है बेटा। ठीक है, फिर हमने रेट की वैल्यू पुट कर दी, ए से मान लो प्रोडक्ट बन रहा है, हम रिएक्शन क्या लेके चल रहे हैं कि ए से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये हो गया माइनस डी अपॉन डी टी, के ए नोट यानी 1 हो गया, माइनस डी अपॉन डी टी के हो गया बेटा। डी टी को इधर ले गए, दोनों वेरिएबल अलग अलग कर दिए, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दी। जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो कांस्टेंट लगता है, जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। फिर क्या किया, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, उसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं। इनिशियल कंडीशन पे t इजकल टू 0 होता है और a इजकल टू ए नोट के बराबर होता है, ये मैंने भी आपको बताया था। वैल्यू पुट करके मैंने क्या किया बेटा, एक इक्वेशन ये बना दी और लास्ट में रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला बना दिया। फिर मैंने हाफ लाइफ पीरियड निकालने की कोशिश की, हाफ लाइफ पीरियड पे न्यूमेरिकल आते हैं, तो जब रिएक्शन 50% हो जाती है उसकी हाफ लाइफ बोली जाती है, तो a की वैल्यू ए नोट बाई 2 हो जाती है, t की वैल्यू t हाफ हो जाती है, तो यानी यहाँ से ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव हो गया। क्लियर होगी बात है। अगर मैं बात करता हूं, ये तो बात है कंसंट्रेशन, जब ये लिक्विड वगैरह की फॉर्म में है। अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर गैसियस फेस रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जो गैसियस फेस में है, तो ए नोट क्या है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए क्या है, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। तो वहां पर हम क्या पढ़ेंगे, प्रेशर, तो पी और पी नोट का यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा K इजकल टू 1/T पी नोट माइनस पी। पी नोट क्या है, इनिशियल प्रेशर, और पी क्या है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम। ऐसे ही टी हाफ का फॉर्मूला बन जाएगा बेटा पी नोट बाई 2K। पी नोट क्या है बेटा, इनिशियल प्रेशर, और के क्या है, रेट कांस्टेंट, और टी हाफ क्या हो गया, वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। तो गैसेस के लिए भी सेम टू सेम है, लेकिन आपको क्या करना है, बस प्रेशर की टर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा, क्लियर होगी बात ये। तो हमें मेनली 2 फॉर्मूले डिस्कस करने हैं, एक रेट कांस्टेंट 1 और दूसरा क्या बेटा, टी हाफ। ठीक, अब मैं इनके ऊपर आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं। तो ग्राफ देखने के लिए मैं कुछ फॉर्मूले छोड़ दूंगा जिनके ऊपर हम ग्राफ बनाएंगे। तो एक फॉर्मूला तो हमने ये छोड़ दिया बेटा, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूले पे हम जो ग्राफ बनाएंगे वो बना देंगे इस वाले फॉर्मूले पे। एक फॉर्मूला हमने ये छोड़ दिया, इसी से के डिफाइन हुआ है, इसका रीजन है बताऊंगा क्यों। और एक ग्राफ बनाएंगे हम हाफ लाइफ पीरियड पे। 3 ग्राफ इसमें है, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो रेट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन, रेट इज इक्वल टू के इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर या कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की पावर 0, यानी कि इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। तो अगर मैं फर्स्ट ग्राफ बनाता हूं और ग्राफ प्लॉट करता हूं रेट के बीच में और कंसंट्रेशन के बीच में, तो इंडिपेंडेंट ग्राफ आता है बेटा, इंडिपेंडेंट ग्राफ आएगा।
क्लियर होगी बात ये। अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करता हूँ, आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पढ़ी है, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी, या तो ऐसी होती है या फिर क्या होता है y इजकल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, या ऐसे होता है, या फिर क्या होता है बेटा नंबर थर्ड, ये 4 टाइप्स के होते हैं, ये मैं डिस्कस करूंगा अभी। तो पहली को अगर आप कंपेयर करके देखो तो ये हो गया y और ये हो गया माइनस एम एक्स, और ये क्या हो गया बेटा c, यानी कि a नोट हो गया। ठीक, तो अगर मान लो मैं इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं बेटा, तो इसका इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, y और x के बीच में रिवर्स ग्राफ होता है, और ये जो वैल्यू होती है ये इंटरसेप्ट c की वैल्यू होती है, और इसका जो स्लोप बनता है वो माइनस m बनता है बेटा। स्लोप क्या बनेगा, माइनस m बनता है स्लोप ऑफ द लाइन। तो अगर मान लो मैं इसी इक्वेशन के हिसाब से ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो सेकंड ग्राफ हमारा हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम, यानी कि a के बीच में, और प्लस में क्या है बेटा t, टाइम के बीच में, टाइम दे दिया t के बीच में। ठीक, अब ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे आएगा डाउन द फोल्ड, और ये जो पॉइंट होगा बेटा, ये क्या पॉइंट होगा, a नोट, जिसको हम इंटरसेप्ट पॉइंट बोलते हैं, इंटरसेप्शन या इंटरसेप्ट पॉइंट, और इसका स्लोप क्या बनेगा बेटा, माइनस के। ठीक है, अगर इक्वेशन ऐसी होती है और मैं y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो ऐसा ग्राफ आता है, वो पॉजिटिव की तरफ जाता है, ये नेगेटिव की तरफ जाता है, तो हमारे पास माइनस एम एक्स से इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ग्राफ हमारा ये बन जाएगा। क्लियर होगी बात है। अब मैं पॉइंट बात कर रहा हूं थर्ड पॉइंट की, थर्ड ग्राफ की बात करता हूं। अगर आप ध्यान से देखो, ये ऐसे नहीं है, टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 के ए नोट, और 1/2 क्या है, कांस्टेंट, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नोट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये है टी हाफ, और ये है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ग्राफ ऐसा आता है। तो ये 3 ग्राफ है बेटा इसी जीरो ऑर्डर में, आपको ग्राफ दे देता है और आपसे पूछ लेता है ऑर्डर बताइए कौन सा होगा, तो मैंने 3 इक्वेशंस का यूज किया है और 3 ग्राफ प्लॉट करके दिखाए हैं। अब मैं आपके ऊपर ना ग्राफ, और इसका स्लोप क्या बनेगा बेटा, स्लोप जो कांस्टेंट होता है, तो स्लोप क्या है बेटा 2k। तो कभी कभी हमें पता है क्या करेगा, वो आपसे ना ग्राफ दे देगा और स्लोप की वैल्यू दे देगा और कहेगा रेट कांस्टेंट निकालिए, तो 1/2k इजकल टू वो वैल्यू पुट कर देना। ऐसे यहाँ माइनस के इजकल टू वो वैल्यू पुट कर देना, क्या आ जाएगा आपका, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बात ये। अब 3 साल पहले सीबीएसई में क्वेश्चन आया था ऐसे ही, हम लोगों ने यूनिट पढ़ रखी है, अगर मैं बात कर रहा हूं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की फॉर जीरो ऑर्डर, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, मोल पर लीटर पर सेकेंड, या फिर मोल पर लीटर पर मिनट। हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ ये यूनिट याद रखते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड, लेकिन हमें वो ग्राफ दे देगा। देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमें ग्राफ दे देता है और कहेगा कि बताइए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है। पहले तो हमें ग्राफ की पहचान करके ये बताना होगा बेटा, ये एरो है, यानी कि ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रही है कि ये पॉइंट है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये ए नोट की वैल्यू है, तो ग्राफ में नहीं है, ये अलग से एरो है बेटा। ठीक है, अब वो हमें क्या करेगा, ग्राफ देगा और कहेगा रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालिए। तो हमें ग्राफ से पहले ये देखना पड़ेगा कि भैया वो जीरो ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की। हमें पता चला कि जीरो ऑर्डर की है, हमें यूनिट याद है मोल पर लीटर पर सेकंड, लेकिन गड़बड़ क्या हुई, उसने ये जो टाइम है बेटा ये मिनट में दे रखा था, हम लिखा है मोल पर लीटर पर सेकंड, अब सेकंड में लिखा है और टाइम दे रखा है मिनट में। तो ग्राफ को भी देखना है कि उसने टाइम मिनट में दिया है, हॉर्स में दिया है, सेकंड में दिया है, उसके हिसाब से यूनिट बनेगी। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, मोल पर लीटर पर मिनट। ये यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
क्लियर होगी बात ये। तो ये था हमारा जीरो ऑर्डर के बारे में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के बारे में, ग्राफ से जुड़े क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन और आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो यहां तक सभी ने आई होप लिख लिया होगा। अब देखेंगे एक दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अगर आपको ध्यान हो, मैंने क्या किया है, ए से प्रोडक्ट बनाया बेटा। देख रहा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अगले उसमें भी यूज होगी, फर्स्ट ऑर्डर में भी और जीरो में भी। हमने इनिशियली क्या देखा, इनिशियल जब टाइम जीरो था तो इसको हमने ए नोट से या ए से रिप्रेजेंट किया। एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे मान लो ये x बढ़ गया तो ये क्या हो गया, a माइनस एक्स। तो अब इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया a से। फॉर हाफ लाइफ यानी कि 50% कंप्लीटेड या हाफ ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड, ऐसे बोल सकते हैं। हाफ रिएक्शन कंप्लीट बोल देगा, हाफ लाइफ बोल देगा, 50% बोल देगा। तो एक इसके बराबर आ गया a नोट बाई 2 और ये वैल्यू भी क्या होगी, a नोट बाई 2। ठीक, एक्चुअल में ये निकला कैसे है, ये निकला है a नोट माइनस a नोट बाई 2। देखो इनिशियल a नोट बड़ा कितना, a नोट बाई 2। तो यहां से वैल्यू किसकी आ गई, a की वैल्यू आ गई। क्लियर है। फॉर 100% कंप्लीट, जब 100% कंप्लीटेड हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, a नोट, और ये क्या बन जाएगा, जीरो। तो यानी कि a किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। 100% कंप्लीट हो गई। क्लियर है बात है। यानी 1/2 हाफ कंप्लीट होगी तो a नोट बाई 2 आ गया। अगर ये कह देता है यहां पर, मान लो ये कहता है 3/4 कंप्लीटेड। देखो ये क्वेश्चन समझने के है, वो हमें बोल देता कि भैया 3/4 कंप्लीटेड हो गई। 3/4 यानी कि इनिशियल का 3/4, तो ये कितना हो गया, a नोट का बेटा 3/4, ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो a क्या बनेगा अब, वो हो जाएगा a नोट माइनस 3/4 a नोट। यानी इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 a नोट आ जाएगा। क्लियर। तो हमें ऐसे लिखेगा 3/4 कंप्लीट हो गई तो a की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी कि एक्चुअल में a की वैल्यू कितनी है। तो प्रोडक्ट बन गया 3/4 इनिशियल का a नोट का 3/4। तो हमने क्या किया, a माइनस इनिशियल माइनस 3/4 जो कंप्लीट हो गया वो हटा दिया, तो बच गया क्या, ये बच गया। और a का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी बची है। तो भैया इतना कंप्लीट हो गया, इनिशियल ये था तो इनिशियल में से ये घटा दो तो बचा हुआ क्या आ गया, हमारा रिएक्टेंट आ गया। क्लियर होगी बात ये। अब हमने क्या किया, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा, k इजकल टू 1/t a माइनस a नोट, यही फॉर्मूला पढ़ा होगा हमने, या a नोट माइनस a था हमारे पास, a नोट माइनस a था बेटा। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी। अब उसने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, फॉर कंप्लीटेड रिएक्शन, जो रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई तो टाइम को हम लिख देंगे 100%, तो इजकल टू 1/k। जब 100% कंप्लीट हो गई तो a नोट और a की वैल्यू क्या होगी, जीरो, अभी मैंने बताया था। तो यानी कि t 100% क्या आ गया बेटा, a नोट बाई k। एक रिलेशन ये आ गया। सेकंड रिलेशन कहता है फॉर 3/4 ऑफ द रिएक्शन टू कंप्लीटेड, फॉर 3/4 फॉर द रिएक्शन कंप्लीटेड। जब रिएक्शन 3/4 कंप्लीट हो गई, अब देखो 3/4 कंप्लीट होगी तो a की वैल्यू क्या बढ़ गई, a नोट बाई 4। तो यानी कि k क्या हो जाएगा, टाइम को ऐसे लिखेंगे हम, टाइम 3/4 इजकल टू 1/k। इनिशियल है a नोट माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी
1/4 ए नोट। ठीक है बेटा, तो टाइम 3/4 1/k, एलसीएम लेके सोल्व कर लो तो 3a0/4 ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इनके बीच में मुझे रिलेशन निकालना होगा, और आपको मैंने एक पॉइंट और बताया था कि t½ इज इक्वल टू a0/2k, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ऐसी इक्वेशन में या तो आप यहाँ वैल्यू पुट करके सोल्व कर लो, a0 की वैल्यू पुट कर दो, k की वैल्यू t3/4 आ जाएगा आराम से, या फिर आप क्या करो, आपके पास t½ की वैल्यू है तो t½ की वैल्यू से भी ये निकाल सकते हो। निकालेंगे कैसे देखो, t½ का यूज करके हमें 3/4 वगैरह आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मैं डिवाइड कर देता हूं t3/4 डिवाइड बाई t½ 3/4 की वैल्यू क्या है, 3a0 डिवाइड बाई 4k, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाई यहां से क्या आ गया a0/2k। कोई दिक्कत है बेटा? a0 से a0 कैंसल, k से k कैंसल, 4 से कैंसल हो गया, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, मैंने बाद में लिखा है, तो वैल्यू आ गई 3/2 यानी कि 1.5। तो इसका मतलब t3/4 इज इक्वल टू 1.5 ऑफ t1/2। तो अगर हमें ये कह दे कि किसी भी रिएक्शन जो 0 ऑर्डर की है, हाफ टाइम कंप्लीट होने में उसको 10 मिनट लग रहे हैं, तो 3/4 कंप्लीट होने में उसको कितना टाइम लगेगा? तो या तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, या फिर आपके पास ये रिलेशन याद हो, तो जितना टाइम हाफ टाइम लगे इनटू में 1.5, तो वहां से क्या आ जाएगा, 3/4 के लिए आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये? तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो हमारे 0 ऑर्डर के लिए है, और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि इतने % कंप्लीट हो गया, इतने % कंप्लीट हो गई रिएक्शन, ये फर्स्ट ऑर्डर में भी यूज होंगे, 0 ऑर्डर में भी यूज होंगे। तो हमें 0 ऑर्डर के फॉर्मूले पता होने चाहिए बेटा। 2 फॉर्मूले हमने मेन पढ़े हैं, 2 फॉर्मूले, एक ये रहा और एक ये रहा, ये 2 फॉर्मूले हमने मेन पढ़े हैं 0 ऑर्डर के लिए, 1 और 2। अगर गैसियस के लिए है तो हम प्रेशर का यूज करेंगे। दूसरा, हमने 3 ग्राफ पढ़े बेटा, 3 ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस किए कैसे आएंगे। उसके बाद हमें ऐसे बोल देता है कि 70% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 30% कंप्लीट हो गई, 3/4 कंप्लीट हो गया, 1/4 कंप्लीट हो गया, तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, कुछ रिलेशन मैंने यहाँ पर ड्राइव करके दिखाए हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, बाकी पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।